नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं, लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में हम तमाम अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कौन कौन सी 5 अहम खबरें आज की हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं खबर दिन भर में आज हम किन 5 अहम खबरों पर डालते हैं नजर। सबसे पहले दरअसल हम बात टैरिफ वॉर पलटवार की करेंगे। टैरिफ पर एक तरफ वैश्विक दबाव है तो दूसरी तरफ एक देश का स्वाभिमान है। एक तरफ अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी की तलवार है तो दूसरी तरफ भारत के खेतों में गूंजती किसानों की पुकार है। क्या कोई प्रधानमंत्री वैश्विक महाशक्ति को सीधी चुनौती दे सकता है? क्या किसी देश की मिट्टी उसके बाजार से बड़ी हो सकती है? और क्या अन्नदाता के लिए दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से टकरा जाने की हिम्मत दिखा सकता है कोई? तो जवाब आया है दिल्ली से मोदी की हुंकार में। पूरी कहानी अब से कुछ देर के बाद आपको हम बताएंगे। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र आज करारा प्रहार का करेंगे। दूसरी खबर जो हम आज बताने जा रहे हैं, दरअसल दूसरी खबर का जब हम जिक्र करेंगे बात हम करारा प्रहार की करेंगे। बात दरअसल हम करेंगे जब हर 5 साल में उठी एक उंगली आज खुद चुनाव की आत्मा पर सवाल बनकर खड़ी हो जाए। जब लोकतंत्र के मंदिर में ही ये शंका गूंजने लगे कि कहीं किसी ने चुपचाप वोट की चाबी चुरा ली हो, तब सन्नाटा सिर्फ संदेह का नहीं होता है बल्कि पूरे सिस्टम का हिल जाना तय होता है। और आज यही दावा कर दिया है राहुल गांधी ने। वोटर लिस्ट में जो नाम दिख रहे हैं वो सब असली नहीं है। फर्जी पहचान, दोहरी एंट्री और सिस्टम से खेल का एक ऐसा आरोप जिसने चुनाव आयोग को सीधी चुनौती दे डाली है। क्या सचमुच में लोकतंत्र के भीतर डेटा का घोटाला चल रहा है? आपको बताएंगे कुछ देर के बाद राहुल गांधी के उन आरोपों की डिटेल। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे हालात बदल रहे हैं। जब आसमान से पानी नहीं मौत बरसे, जब देवभूमि की घाटियां मदद के लिए पुकार उठें और जब पथरीले पहाड़ों के नीचे इंसानी जज्बा भी दबने लगे, तब सवाल सिर्फ बारिश का नहीं रह जाता बल्कि पूरे सिस्टम के समर्पण का बन जाता है। उत्तराखंड इस वक्त उसी भयानक मोड़ पर खड़ा है जहां एक ओर कुदरत की मार है तो दूसरी ओर राहत की लड़ाई है। इस वक्त वहां क्या हो रहा है, क्या कर रहा है प्रशासन, आपको बताएंगे अब से कुछ देर के बाद। और बताएंगे कैसे मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर लगातार पल पल की अपडेट ले रही हैं। इसके अलावा चौथी अहम खबर का जिक्र करेंगे जल्द उपराष्ट्रपति के मिलने का। क्या सत्ता के शिखर पर अब अगली दस्तक की तैयारी हो चुकी है? क्या दिल्ली की सबसे सुरक्षित दीवारों के भीतर देश की दूसरी सबसे बड़ी कुर्सी के नाम को तय हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? ये बात सिर्फ 2 लोगों की मर्जी पर टिकी हुई है। संसद में आज जो हुआ उसने सिर्फ चर्चा नहीं छोड़ी, देश की राजनीतिक दिशा तय करने वाली नई पटकथा लिख दी है। बताएंगे आपको क्या कुछ उस बैठक में हुआ है। किरण रिजिजू ने कैसे इशारों में बताया है उपराष्ट्रपति की तारीफ और उपराष्ट्रपति के बारे में। डिटेल कुछ देर के बाद। इसके अलावा जिक्र 5वीं खबर का करेंगे, एक बड़े हादसे का करेंगे। एक आम ऑपरेशन, एक साधारण सुबह, लेकिन फिर अचानक गूंज उठी चीखें और अफरा तफरी का मंजर जिसने उधमपुर की घाटियों को हिला दिया। सीआरपीएफ का बंकर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। 3 जवान शहीद, 15 से ज्यादा घायल हो गए। सवाल यह है कि क्या यह केवल हादसा था, यहां पर एक बड़ी चूक जो देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है। बताएंगे पूरी खबर बस कुछ ही पलों में। इन 5 अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर और जाते जाते बात पते की आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दरअसल बात हम करेंगे टैरिफ की। एक तरफ अमेरिका की धमकी तो दूसरी तरफ भारत के खेतों की मिट्टी से उठती किसान की पुकार। एक तरफ वैश्विक मंच पर दबाव तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी हुंकार। अगर किसानों के हक की कीमत मुझे चुकानी भी पड़े तो मैं तैयार हूं। जब वैश्विक मंच पर ताकत की टकराहट हो, जब किसी देश की सरहदों से आगे उसकी अस्मिता पर चोट हो और जब व्यापार के नाम पर उसकी आत्मा, उसकी मिट्टी, उसके अन्नदाता को चुनौती दी जाए, तो जवाब सिर्फ कूटनीति नहीं, धमकी की भाषा में देना ही पड़ता है। आज वो जवाब आया है सीधे दिल्ली से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज में, जिसमें थी ललकार, साफ इरादा और था एक राष्ट्र का आत्मसम्मान।
अमेरिका के जीरो टैरिफ वॉर के बीच जब दुनिया उम्मीद कर रही थी कि भारत झुकेगा, समझौता करेगा, विदेशी ताकतों को अपने बाजार की चाबी थमा देगा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया, हम किसानों, मछुआरों और डेयरी उत्पादकों के हितों से समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, और मैं इसके लिए तैयार हूं। जरा सोचिए, जब वैश्विक महाशक्ति अमेरिका भारत पर WTO और द्विपक्षीय व्यापार समझौते के जरिए दबाव बना रहा हो, किसानों को मिलने वाली सब्सिडी कम की जाए, डेयरी सेक्टर को खोल दिया जाए और विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए जाएं, तब भारत ने क्या किया? भारत ने दुनिया को बता दिया कि हम बाजार जरूर हैं, लेकिन बिकने के लिए नहीं। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, ये एक नीति की घोषणा थी, और जो देश अपने अन्नदाता की नहीं सुनता, वो किसी की ताकत से टिक नहीं सकता। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये जानकर भी इस रुख की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है, विदेशी निवेश धीमा हो सकता है, फिर भी देश की माटी के बेटे और बेटियों के साथ खड़े रहने का फैसला लिया। और ये फैसला आया ऐसे वक्त में जब देश में किसान, मछुआरे और दूध उत्पादक पहले से ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं। इस बयान ने न सिर्फ अमेरिका और पश्चिम को संदेश दिए हैं, बल्कि किसानों को भरोसा भी दिया है कि सरकार उनके साथ है, सिर्फ मंचों पर नहीं, नीतियों में भी। यही बात विपक्ष को भी चुभ रही है। कुछ विपक्षी दल इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गांव देहात में मोदी के इस बयान की गूंज है, भरोसे की हलचल है, सम्मान की अनुभूति है। आज किसान कह रहा है कि कोई हमें बाजार की बोली मत बोलो, क्योंकि हम हैं तो देश की रोटी है। जब दिल्ली से ये आवाज आती है कि मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं, तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता नहीं होती, ये एक लोकतंत्र की ताकत बन जाती है। आज भारत ने बता दिया है कि हम वैश्विक व्यापार जरूर करेंगे, लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी रख कर नहीं। यह आत्मा बस 130 करोड़ लोगों में नहीं, उस किसान की हथेली में भी बसती है जो सुबह खेत में उतरता है, शाम को देश की थाली भरता है। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। मोदी जी को मैं कह रहा हूं, ट्रंप को पता लग जाएगा कि मोदी जी क्या कितने एक दृढ़ निश्चय वाले हैं। इस देश के अन्नदाताओं, किसानों के लिए कोई तकलीफ हो, ये हो नहीं सकता है। As you know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. But so I don't know if that had anything to do with it, but we've had very productive talk. Complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. अब बढ़ते एक और अहम खबर की ओर। खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। जब लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल खड़े हो जाते हैं, जब मत का अधिकार, जिसे संविधान ने सबसे बड़ा हथियार माना है, उसी पर विश्वसनीयता पर सवाल या उंगलियां उठने लगें, तो समझ लीजिए कि सिर्फ चुनाव नहीं, जन विश्वास की नींव डगमगाने लगी है। और आज वही हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बार निशाने पर है वोटर लिस्ट और उसमें की जा रही वो कथित हेराफेरी जो लोकतंत्र के स्तंभ को भीतर से खोखला कर सकती है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के मतदाता सूचियों को सामने रखकर दावा किया कि हजारों नहीं, लाखों की संख्या में ऐसे नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं जो या तो फर्जी हैं या एक से ज्यादा जगह दर्ज हैं।
उनका आरोप है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग पते और पहचान के साथ वोटर लिस्ट में मौजूद है, जिससे साफ है कि किसी सुनियोजित साजिश के तहत मतदाता सूची से छेड़छाड़ की जा रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि ये केवल तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र के साथ धोखा है, चुनाव की निष्पक्षता पर हमला है। उन्होंने ये मुद्दा न सिर्फ संसद में बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार उठाया और अब वो जनता के बीच इसे लेकर सीधा संवाद शुरू करने की तैयारी में है। सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग इस गंभीर आरोप का जवाब देगा? हालांकि दिया भी, क्या ये जांच के दायरे में आएगा या फिर ये भी उन सैकड़ों मुद्दों की तरह दबा दिया जाएगा जो हर चुनाव से पहले उठते हैं और चुनाव खत्म होते ही ठंडे बस्ते में चले जाते हैं? इस पूरे मामले में जो सबसे डरावनी बात सामने आई है वो ये है कि अगर मतदाता सूची में गड़बड़ियां सच में हैं, तो फिर देश का चुनाव तंत्र कितना सुरक्षित है? क्या हम हर 5 साल पर जो वोट डालते हैं वो सच में उतना पवित्र और निष्पक्ष है जितना हमें समझाया जाता है, या फिर कहीं कोई पर्दे के पीछे सिस्टम का खेल तो नहीं चल रहा? चुपचाप डेटा के जरिए पहचान के नाम पर और वोटों की संख्या में हेरफेर कर राहुल गांधी का यह दावा सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक चुनौती है, और इसका जवाब सिर्फ बयान नहीं, पारदर्शिता की कार्रवाई से मिलना चाहिए। क्योंकि अगर देश का वोटर लिस्ट ही संदिग्ध हो जाएगा तो फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता, लोकतंत्र की गरिमा दोनों पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं। वी आर सेइंग, हम कह रहे हैं कि इफ द इलेक्शन कमीशन नाउ डज नॉट गिव अस electronic voter data, not only of current election, but of the last 10-15 years. And if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime. Now, if the Election Commission is not partaking in the crime, I'm absolutely convinced they are, the data is showing they are, they should give us electronic voter lists. Please show me that pile of paper. 6 months. It's taken us 6 months to do this because they give us data like that. Right? So, we have been saying since Maharashtra, give us electronic voter list for the last 10 years. And the people of that Lok Sabha have had their elections stolen. We believe that this has happened in many seats. Now, the Election Commission has to give us that information, give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built. And we're not going to allow you to attack the foundation of what they built, no matter who you are. Right? So here we are talking about something that we have bulletproof proof. This is their data. Right? So I don't want to get into the other possible places it's taking place. I am telling you that this election was lost because of simply this manipulation of the voter list. And we suspect there are many more like this.
जाहिर है जब शब्द लोकतंत्र की मर्यादा को लांघने लगे, जब विपक्ष की भाषा चेतावनी की शक्ल लेने लगे और जब किसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ ललकार खुले मंच से सुनाई देने लगे, तो समझ लीजिए देश में सिर्फ राजनीति नहीं, सत्ता की लड़ाई अब संवैधानिक मर्यादा से टकरा रही। आज इसी टकराव में केंद्र में हैं राहुल गांधी और जवाब में खड़े हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़े सवाल उठाए, फर्जी वोटर्स का आरोप लगाया, चेताया कि अगर उनकी बातों का जवाब नहीं मिला तो घातक परिणाम होंगे। बस यही से शुरू हुई जुबानी जंग, जिसमें संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता पर तीखा हमला बोल दिया और कह दिया कि कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी लोकतंत्र के पहलुओं पर प्रहार कर रहे हों। पात्रा ने सीधे सवाल दागा है कि क्या यह धमकी है? क्या संवैधानिक संस्थाओं को डराकर अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं राहुल गांधी? बीजेपी प्रवक्ता ने दो टूक कहा है कि जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तब ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना ही कोई संस्था सवालों के घेरे में होती है, लेकिन जैसे ही हार मिलती है पूरा तंत्र कटघरे में खड़ा हो जाता है। पात्रा ने हिमाचल और तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कांग्रेस के सेलेक्टिव आउटरीच को उजागर किया है और पूछा है जब जीत हुई तब चुनाव आयोग ईमानदार था और अब हार हुई तो वही आयोग पक्षपाती कैसे हो गया? पात्रा ने राहुल गांधी पर कोर्ट की फटकार का भी जिक्र किया और कहा जब महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल की प्रॉक्सी याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट गई तो अदालत ने उसे खारिज कर दिया, फिर भी कांग्रेस ने कोर्ट की नहीं सुनी, न ही चुनाव आयोग का रुख किया। सबसे बड़े कालखंड के लिए विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली, मगर कभी भी कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ। कई बार हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने का काम हमारे किसी नेता ने किया हो। आज के शब्द क्या थे राहुल गांधी जी के? राहुल गांधी जी के शब्द थे, यदि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जवाब नहीं आया तो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत घातक परिणाम होंगे। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में अनुवाद बनता है घातक परिणाम होंगे। क्या घातक परिणाम होंगे? उन्होंने यह भी जस्टिफाई किया कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि जब हम ऑपोजिशन वाले, अभी भी उनके मुंह में खुद ही सर्वोच्च नेता के मुख से यह नहीं निकल रहा है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। ही लैक्स कॉन्फिडेंस टू दैट एक्सटेंट। उस हद तक उनके मन के अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कभी भविष्य में सरकार बना सकती है। वो आज भी कह रहे हैं कि ऐसा समय आ सकता है कि भविष्य में ऑपोजिशन कभी सरकार बना सकती है। तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये एलओपी की भाषा है या एक, मैं तो खराब शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्द का प्रयोग करना कदाचित नहीं चाहूंगा, या सड़क चलते किसी ऐसे व्यक्ति की जो रोड रेज में बोलता है। दिस लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ इलेक्शन रेज, कि आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, आपके पार्टी का एक्सीडेंट हो गया है बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। अब एक और अहम खबर आपको बताते हैं। दरअसल जब पहाड़ों की शांत वादियों में चीखें गूंजती हैं, जब बादलों के फटने की आवाज़ देवभूमि की चुप्पी को चीर दे, और जब पल भर में रास्ते बह जाएं, पुल टूट जाएं, घर मलबे में तब्दील हो जाएं, तो सवाल सिर्फ प्राकृतिक आपदा का नहीं होता है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और मानवीय संवेदना की सबसे बड़ी परीक्षा का होता है। उत्तराखंड इस वक्त उसी परीक्षा से गुजर रहा है। आसमान से आई तबाही के बाद अब जमीन पर जंग चल रही है, जंग राहत की, जंग बचाव की, और सबसे बड़ी जंग उम्मीद को जिंदा रखने की। इस पूरे संकट काल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार फील्ड पर हैं, हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने गंगोत्री घाटी के हर्षिल पहुंचकर पीड़ितों से न केवल मुलाकात की, बल्कि उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, बचाव अभियान में आ रही चुनौतियों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जमीनी स्तर पर राहत पहुंचाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी अब भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। गंगनानी और बटवारी को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह से टूट चुका है और अब सेना और लोक निर्माण विभाग की मदद से वहां पर बेली ब्रिज बनाने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार के साथ मुख्यमंत्री का सीधा संवाद जारी है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम में जुटी हुई हैं। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और चिकित्सा से लेकर बिजली पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर प्राथमिकता दी जा रही है। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम तेजी से चल रहा है। मौसम में कुछ सुधार है, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन का खतरा अब भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रशासन एक एक गांव, एक एक परिवार तक मदद पहुंचाने में जुटा है। इस त्रासदी ने भले ही बहुत कुछ छीन लिया हो, लेकिन उत्तराखंड की जिजीविषा, उसकी मानवीय ताकत और प्रशासन की सतर्कता ने यह साफ कर दिया है कि जब संकट आए तो देवभूमि सिर्फ भगवान भरोसे नहीं बैठती, वो खड़ी होती है, जुटती है, लड़ती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ फिर उठ खड़ी होती है। क्या देश को जल्द नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है? क्या सत्ता के गलियारों में अब सबसे ऊंची कुर्सियों पर बैठने की असली बिसात बिछ चुकी है? और सबसे अहम, क्या इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है? जी हां, संसद के भीतर अब नई हलचलें शुरू हो चली हैं। एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक में एक ऐसा ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ जिसने अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा इसकी पूरी चाबी सिर्फ दो नेताओं के हाथों में सौंप दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि आज एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और दरअसल आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मोहर लगाने का पूरा अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को दिया गया है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर एनडीए के सभी सहयोगी दलों के फ्लोर लीडर्स मौजूद थे। सभी ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर कर दी, यानी कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा इसका फैसला संसद या समितियों की लंबी प्रक्रियाओं में नहीं, सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से होगा। ये वही एनडीए है जिसने पिछले चुनावों में भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चौंकाने वाले नाम देकर सबको हैरान कर दिया था, फिर चाहे वो द्रौपदी मुर्मू का नाम हो या फिर जगदीप धनखड़ का नाम हो। अब देखना यह है कि इस बार पीएम मोदी और जेपी नड्डा किस शख्सियत पर भरोसा जताते हैं। क्या कोई अनुभवी राजनेता, कोई संगठन का चेहरा या कोई ऐसा नाम जो राजनीतिक संतुलन साधे? लेकिन ये तय है, विपक्ष के लिए अब ये मुकाबला आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि नाम चाहे जो भी हो, पीछे खड़ी होगी एनडीए की पूरी ताकत और रणनीति। देश की दूसरी सबसे ऊंची संवैधानिक कुर्सी के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है प्रधानमंत्री आवास में। Leaders, including the Honorable Home Minister Amit Shah ji, Leader of the House in Rajya Sabha JP Nadda ji, and all the floor leaders of NDA party attended the meeting. In the meeting, it was unanimously decided that the NDA party has given authorization to start the process, including the selection of candidate, to Honorable Prime Minister and Leader of the House in Rajya Sabha, JP Nadda ji. The decision and the course taken by the Honorable Prime Minister will be accepted by all the NDA parties. मैं हिंदी में दोहरा देता हूँ। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक में प्रस्तावना पास किया है कि आने वाले उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए और कैंडिडेट का नाम तय करने के लिए पूरा अधिकार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ में राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा जी को सौंपा है।
एक शांत सुबह, एक सामान्य ऑपरेशन और वो चीखें, जो अफरा तफरी, वो मंजर जिसने न सिर्फ उधमपुर की घाटियों को हिला दिया बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सीआरपीएफ का एक बंकर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 23 जवान सवार थे। इस दर्दनाक हादसे में 3 जवानों की मौत हुई, 15 से ज्यादा घायल हुए। हादसा सुबह तकरीबन 10:30 बजे कंडवा इलाके में हुआ। सीआरपीएफ की 187वीं बटालियन के जवान एक ऑपरेशन से लौट रहे थे। जैसे ही वाहन कंडवा बसंतगढ़ मार्ग पर पहुंचा, उसका नियंत्रण बिगड़ गया और सीधे सड़क से फिसलकर नीचे नाले में जा गिरा। 2 जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक और घायल हो गया। जवान उसे अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, वहां उसने अपनी जान गंवा दी। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। स्थानीय लोग, सुरक्षा बल के जवान रेस्क्यू में जुट गए। सभी घायल जवानों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। पूरी घटना पर एसएसपी संदीप भट्ट ने जानकारी भी दी। कहा कि घायल जवानों का इलाज जारी है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक खराब सड़क और वाहन का बैलेंस बिगड़ना हादसे की मुख्य वजह बताई गई। वहीं इस हादसे पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने जिला उपायुक्त सलोनी राय से व्यक्तिगत रूप से बात की, राहत कार्यों पर निगरानी रखने को कहा है। इस वक्त पूरे देश की संवेदनाएं इन जवानों और परिवारों के साथ हैं। वो जवान जो कश्मीर की वादियों में देश की रक्षा के लिए सीना ताने खड़े रहते हैं, आज उसी जमीन ने उन्हें लहूलुहान किया। चलिए अब जाते जाते आपको बात पते की आज की बताते चलते हैं। आज की बात पते की है कि जिंदगी इतनी बड़ी भी नहीं है कि हर एक गम को दिल में बसाए रखो, और इतनी छोटी भी नहीं है कि हिम्मत हार जाओ। जो मुस्कुराते हैं वही मुश्किलों को भी अपनी ताकत बना लेते हैं। इसलिए आज की छोटी छोटी खुशियों को पकड़ो, क्योंकि वही कल की बड़ी जीत की नींव होंगी। इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।